चलिए, तो प्रियम्बल तो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे जी। प्रियम्बल देख लिए थे। अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक देखना था। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? हाँ, भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, है ना? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो लिखेंगे नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य की प्रकृति। भारतीय राज्य की प्रकृति। चलिए, तो भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है जी? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, तो एक दो जो बेसिक बात है वो तो आपको पता ही है कि रिपब्लिक है और फेडरल विथ यूनिटरी बायस है ना? मतलब कि संघात्मक है एकात्मकता के साथ। संघात्मकता भी लक्षण है, लेकिन साथ साथ एकात्मकता भी है। ठीक है, तो इसीलिए भारत को कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है ना? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ जो है वो कहने का क्या मतलब है? ये कहने का मतलब ये है कि संघ चाहे तो राज्यों का विनाश कर सकता है, लेकिन राज्य चाह के भी संघ का विनाश नहीं कर सकते। भारत इतना स्ट्रांग पावर है कि भारत को तोड़ा नहीं जा सकता है, भारत को खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन भारत यदि चाहेगा तो राज्यों की आइडेंटिटी को खत्म कर सकता है। स्टेट चाह के भी सेंटर के आइडेंटिटी को खत्म नहीं कर सकते। समझ रहे? तो यहां पर इस बात को जैसो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा लिखेंगे कि भारत संघात्मकता के साथ एकात्मकता का देश है। भारत संघात्मकता के साथ एकात्मकता का देश है। इंडिया या इंडियन स्टेट फेडरल विथ यूनिटरी बायस। इंडियन स्टेट फेडरल विथ यूनिटरी बायस। भारत संघात्मकता के साथ एकात्मकता का देश है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये तो इन जनरल हमारे स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को मेंशन किया गया है ना? लेकिन साधारण तौर पे हम फेडरेशन वाली स्थिति है हमारी, है ना? साधारण तौर पे क्या है, तो हम देखेंगे आप तो फेडरेशन वाली स्थिति है, लेकिन संविधान में जो वर्ड लिखा हुआ है वो यूनियन लिखा हुआ है। संविधान में फेडरेशन लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। भारत के संविधान का आर्टिकल 1, है ना? याद ही होगा आप लोगों को। आर्टिकल 1 क्या कहता है? हाँ, क्या कहता है? भारत, एक आदमी कोई बोलिए क्या? हाँ, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत मतलब इंडिया अथवा भारत राज्यों का संघ है।
तो यहां पर यूनियन शब्द यूज किया गया है। बाकी जो सामान्य तौर पे जो फीचर दिखता है उसमें आपको दिखेगा कि क्या है, तो हमारा पूरा व्यवस्था वो आपको दिखेगा कि क्या है, फेडरल है। सामान्य तौर पे तो अभी फेडरल टाइप ही दिखता है, लेकिन हाँ अचानक से इमरजेंसी अगर लग जाए देश में तो क्या होता है, फेडरल सिस्टम डायरेक्टली कन्वर्टेड इन यूनिटरी सिस्टम विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बिना किसी संविधान संशोधन के हमारी पूरी व्यवस्था संघात्मकता से एकात्मकता की तरफ मूव कर जाती है, संघात्मकता से एकात्मक हो जाती है। ये हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था जो है सो इस प्रकार से चलती है। तो प्रकृति में आपको हमें यही समझना है कि आखिर भारत राज्य में ये प्रकृति क्यों अपनाई गई। सामान्य तौर पे फेडरल दिखता है, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में यूनिटरी हो जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों हमने फेडरेशन ही नहीं रखा और हम क्यों यूनिटरी फीचर में आ गए। तो आप देखेंगे कि इसका भी अर्थ तो संघ ही है ना। हिंदी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, संघ ही लिखा रहता है ना। भारत राज्यों का संघ है, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंग्लिश में दिक्कत है। इंग्लिश मीडियम के किसी विद्यार्थी ने अगर लिख दिया कि इंडिया दैट इज भारत फेडरेशन ऑफ स्टेट, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पूरा एग्जामिनर आंसर वे काट देगा धर के। हिंदी वाला संघ लिखे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ लेकिन लिखने में बताना पड़ेगा कि आप किस संघ की बात कर रहे हैं। एक ऐसा संघ जो टूट नहीं सकता है या एक ऐसा संघ जो टूट सकता है ना। तो ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो संघ है वो 3 तरह का होता है। एक तो यूनियन है, एक फेडरेशन है और एक कॉन्फेडरेशन है ना। इसको कहते हैं परिसंघ। परिसंघ, तो परिसंघ तो अभी कोई है नहीं, वर्तमान में परिसंघ कोई नहीं है। एक टाइम पर यूएसएसआर एक परिसंघ हुआ करता था, है ना, ये एक हुआ करता था एक टाइम पे। लेकिन फेडरेशन तो है यूएसए, यूनियन तो हम ही लोग हैं। तो अब अमेरिका जो यूएसए एक फेडरेशन है और वो हमसे पहले से बना हुआ है, हमसे बहुत पहले से। 1789 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिका का संविधान लागू हो गया था, 1789 में। तब से अमेरिका इसी प्रकार के सिस्टम में है। तो हम जब आजाद हुए तो हमारे पास तो विकल्प था कि हम अमेरिका वाला विकल्प अपना लेते, हम फेडरेशन बन जाते। लेकिन हम फेडरेशन की बात करते हैं, लेकिन बावजूद हम यूनियन में विश्वास करते हैं। तो तीनों में अंतर क्या है, मुख्य तौर पे अंतर क्या है, यूनियन, फेडरेशन और कन्फेडरेशन। तो यूनियन का तो सीधा सा मतलब यही है कि ये कभी भी टूट नहीं सकता है। यूनियन अगर किसी के साथ लिखा गया संविधान में, संवैधानिक भाषा के तौर पे, तो यूनियन का मतलब हुआ कि ये कभी टूटेगा नहीं, है ना। ये कभी भी टूटेगा नहीं, कभी भी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा बना रहेगा। ठीक है। फेडरेशन है कि टूट जाएगा, आसानी से नहीं टूटेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। दोनों में संघ बनता है और अंबेडकर साहब कहते हैं कि भारत का जो संघ है वो समझौता का परिणाम नहीं वरन सहमति का परिणाम है। इंडियन यूनियन इट्स नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी ट्रीटी, इट्स अ रिजल्ट ऑफ कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग, है ना, डेडिकेशन। ये सहयोग का समझौता है, ये समर्पण का है ना, ये समझदारी का है कि सब लोगों ने मिल करके एक यूनियन बनाया हुआ है। और ये फेडरेशन है कि ये भी संघ है, लेकिन ये टूट सकता है, ये अलग हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का जो संघ है उस समझौता का परिणाम है। अमेरिका का जो फेडरेशन बना है
ये एक समझौता से बना है। इसके लिए क्या हुआ है? समझौता हुआ है, ट्रीटी हुई है। आई कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन जो है इसमें कोई समझौता नहीं, बस सब लोग साथ साथ मिलकर रह रहे हैं। जिस दिन मन हुआ उस दिन अलग हो गए। यूएसएसआर ऐसे ही अलग हो गया। यूएसएसआर का कब हुआ था विघटन जी? कौन था उस समय यूएसएसआर का राष्ट्रपति? कौन था? गोरबाचो, बिल्कुल, गुड, एब्सोल्युटली राइट। गोरबाचो, मिखाइल गोरबाचो। मिखाइल गोरबाचो जो थे वो रसिया के उस समय मतलब सोवियत संघ के राष्ट्राध्यक्ष थे। हाँ, हाँ, और उन्हीं के समय में सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ टूट गया। मतलब प्रैक्टिकली मैं अगर आपको समझाऊं तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो कन्फेडरेशन होता है ना, ये मुखिया जी लोग जो इंदिरा आवास बनाते हैं, इंदिरा आवास जैसा ही घर है। इंदिरा आवास में क्या होता है? सब ईटा उटा गिरवा देगा, ईटा ऐसे ही सजवा देगा, ऊपर से दो करकट रखवा देगा, हो गया घर। अब पड़ोसी उसमें खिड़की बना देगा। खिड़की खुद नहीं बनाएगा, पड़ोसिया खिड़की बना देगा, दो चार को ईटा रोज लेके जाएगा, है ना। बस जैसे से बीच में से 2 4 5 10 को ईटा निकलेगा, वो खिड़की बन के तैयार, है ना। अब बाहर वाला सब अंदर का कार्यक्रम देख रहा है कि नहीं? क्यों क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि खिड़की तो ओपन है ना, बंद होने वाला सुविधा नहीं है। तो इसमें क्या होता है, मतलब इसका कहने का मतलब कि जो आसानी से अलग हो जाए, तो ऐसा ही अगर ईटा साज दिया गया है और उसको घर का नक्शा दे दिया गया है और ऊपर एक शेड डाल दिया गया है, तो कब तक चलेगा जी? कोई ना कोई आएगा बीच में से निकाल के जाएगा। कन्फेडरेशन ऐसा ही होता है। ई सब फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन होता है कि फर्स्ट क्लास के पलस्तरा किया हुआ घर है, प्लस्तर करके पुटी उटी मार के एकदम रेडी किए हुए है ना। मतलब वो टूटेगा लेकिन वो आसानी से नहीं टूटेगा, उसके लिए आपको 6वीं हथौड़ी का काम पड़ेगा, है ना। तो उसमें जो सीमेंट है या जो उसका पेंटिंग है वो किस चीज का काम कर रहा है? समझौता का काम कर रहा है। कि समझौता अचानक ऐसे ही तो टूटेगा नहीं, प्रयास करेंगे, एफर्ट करेंगे तब जाके टूटेगा। ठीक है। आई जो यूनियन है ये भूकंप रोधी मकान है। इस मतलब अगर अर्थक्वेक का एपी सेंटर भी इसके नीचे बन जाएगा तो ना गिरत, अगल बगल के सब ढह जाएगा, डूब जाएगा, कम खत्म, लेकिन ई नहीं गिरेगा। अगर एपी सेंटर भी यहां बन जाए, एकदम यहीं से निकले एनर्जी, प्लास्टिक एनर्जी निकलती है, प्रत्यास्थ ऊर्जा भूकंप के समय, अगर वो यहीं पे निकले तो भी कोई दिक्कत नहीं। सब लोग को भागना पड़ेगा, भूकंप रोधी मकान नहीं भागेगा, इतना ना बेस उसका मजबूत है कि तो जो किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटेगा वो यूनियन है। जो थोड़ा बहुत मेहनत से टूट जाए वो फेडरेशन है, आज जो बिना मेहनते के टूट जाए वो कन्फेडरेशन है। तो भारत ही दोनों में से क्या है? तीनों में से यूनियन है। यानी भारत टूट नहीं सकता है, ये लोग टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, भारत नहीं। तो अब है कि ऐसा एक्सट्रीम लाइन खींच करके ऐसा क्यों किया गया, भारत को ऐसा क्यों बना दिया गया भाई? हम्म 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 और कोई? भारत ने आखिर इस विकल्प का चयन क्यों किया? हम्म हाँ, तो विविधता है तो फेडरेशन होना चाहिए था, सब लोग अपना अपना हिसाब से अपना काम करता, यूनियन क्यों कर दिए? थिंक अबाउट इट। भारत ने यूनियन का विकल्प ही क्यों चुना? भारत अन्य विकल्पों की तरफ क्यों नहीं गया? हम्म हम्म
आंतरिक सुरक्षा होगा और बाहरी स्वच्छता होगा। ये तो संप्रभुता का परिभाषा हो गया जी। अंदर में हम लोग क्या है? देखिए, संविधान की एक किताब आती है डॉक्टर सुभाष कश्यप की, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। हम लोग तो जनरली जो पढ़ते हैं वो एक पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत राज्य व्यवस्था की किताब, संविधान की किताब नहीं है। संविधान की दो महत्वपूर्ण किताबें हैं, एक सुभाष कश्यप की आवर कॉन्स्टिट्यूशन और एक डीडी बासु की कॉन्स्टिट्यूशन। दो संविधान की प्रॉपर किताब है जिनमें संविधान के बारे में बताया गया है। लक्ष्मीकांत की किताब बहुत अच्छी किताब है, लेकिन राज्य व्यवस्था की किताब है, संविधान की किताब नहीं है। उसमें पूरी व्यवस्था लिखी हुई है, व्यवस्था कैसे चलता निकलता है। लेकिन ये जो दो किताबें हैं वो मुख्य तौर पे केस स्टडी है और संविधान के बारे में ही लिखा हुआ है कि संविधान क्यों है, कैसे है, किस प्रकार से है, इन सभी मुद्दों पर वो फोकस है। जिसमें सुभाष कश्यप कहते हैं कि किसी भी देश का संविधान उस देश की आंतरिक परिस्थितियों का उपज होता है, पहला बात। तो जब भी इस तरह की बात हम कहेंगे तो इस यहां से अपनी बात को जस्टिफाई करेंगे कि हम अमेरिका को के संविधान को या रसिया की स्थिति को हमने क्यों नहीं लिया। तो इसका रीजन ये था कि अमेरिका का अपना सिचुएशन था, हमारा अपना सिचुएशन है। तो हर देश का अपना अपना सिचुएशन होता है और उसके सिचुएशन से उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना। तो इसलिए हमने अपने सिचुएशन के हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया है। हमने किसी का नकल नहीं किया है और ना ही हमने किसी का कट पेस्ट किया है ना। हम इसमें से कोई भी चीज जो है सो नहीं की है, ठीक है। तो यहां पर जो है हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ और छोटे छोटे देश मतलब टेरिटरी थे, हर छोटा छोटा जगह था, राजा थे, महाराजे थे, मतलब देश अखंड खंडों में बटा हुआ था, अलग अलग खंड बने हुए थे, है ना। कहीं पर कोई राजा शासन कर रहा था, कहीं पर जमींदार लोग शासन कर रहे थे, अलग अलग सीन था। और इसी सीन में क्या हुआ कि हमारा बंटवारा भी हो गया था, विभाजन भी हो गया था, हम विभाजन के दंश से भी गुजरे थे। तो जो देश विभाजन के दुख से कुछ सहेगा, जो पार्टीशन को सहेगा, वो फिर चाहेगा कि आगे कभी पार्टीशन हो, नहीं होगा। कोई भी आदमी जो एक बार जो कोई दुख झेल लेगा तो नहीं चाहेगा कि मेरे जीवन में ये सेम जो दुख हो वो रिपीट हो, चाहेगा नहीं चाहेगा। इसलिए आप देखते हैं कभी कभी कोई कोई घटना घट जाती है जीवन के अंदर में, तो आदमी कहता है कि बस अब हो गया, अब कुछ नहीं करेंगे, लाइफ में फोकस रहेंगे, करियर पे काम करेंगे। ये 10-12 दिन का ज्ञान आता है, ये वाला ज्ञान हमेशा नहीं रहता, है ना। 10-12 दिन का ज्ञान होता है कि नहीं अब नहीं भाई, अब तो केवल पढ़ाई लिखाई करेंगे, अपने करियर पे फोकस करेंगे। लेकिन फिर 10-12 दिन के बाद क्या होता है कि पिछला वाला दुर्घटना का विस्मरण हो जाता है, पिछला वाला जो घटना घटी है वो आदमी भूल जाता है, अब फिर तैयार हो जाता है नया घटना घटवाने के लिए। फिर देखते हैं फिर कहीं नया घटना घटेगा, फिर दिक्कत होगा, फिर कष्ट होगा। एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा था कि अगर कोई आपको धोखा देता है तो वो गलत है, क्योंकि धोखा देना गलत बात है। लेकिन अगर वही व्यक्ति आपको दोबारा धोखा देता है तो आप गलत है, क्योंकि आपने पहली एक्सपीरियंस से कुछ सीखा नहीं, पहले अनुभव से आपने कुछ सीखा नहीं, आपने कुछ नॉलेज नहीं किया, इसलिए आपको वो चीज फिर से मिली तो आप लर्न नहीं किए। तो यहां तो देश की व्यवस्था की बात थी, तो संविधान निर्माताओं ने निश्चित कर लिया कि हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एक ऐसा स्टेट बनाएंगे जिस स्टेट में अलग होने का विकल्प ही नहीं होगा। इसीलिए ये थिंक निकला कि हम लोग क्या करेंगे, कि यूनियन बनाएंगे, और इस यूनियन में क्या करेंगे, तो संघ को मजबूती देंगे, है ना। संघ को जो है सो क्या करेंगे, मजबूती देंगे, ठीक है। और संघ जब मजबूत रहेगा, यूनियन जब स्ट्रांग रहेगा, तो इसके जो छोटे छोटे पार्ट जो स्टेट्स रहेंगे उन पर क्या रहेगा, कंट्रोल रखेगा। तो परिवार के मुखिया के पास तो ज्यादा पावर होना ही चाहिए। देखिएगा आप कि जिस परिवार में मुखिया ताकतवर होता है उस परिवार का पार्टीशन जल्दी नहीं होता है।
आज जिस परिवार में मुखिया ही कमजोर होगा, चाहे मुखिया के पास कोई पावर नहीं होगा, तो तुरंत वो परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक संगठन नहीं है, संगठन के अभाव में परिवार बिखर जाता है। वैसे ही संगठन के अभाव में राष्ट्र बिखर जाता है। अब भारत जैसा देश, अमेरिका में फेडरेशन क्यों लिया गया? क्योंकि अमेरिका जब आजाद हुआ तो अमेरिका की स्थिति वैसी नहीं थी जैसे भारत की स्थिति थी। भारत जब आजाद हुआ तो भारत गरीब था, लाचार था, हालत खराब था भारत का। लेकिन जब अमेरिका आजाद हुआ तो अमेरिका संपन्न था, लिटरेसी रेट बहुत बढ़िया था, साक्षरता दर उनके यहाँ बहुत अच्छा था, बेरोजगारी नहीं थी उनके यहाँ। क्यों? क्योंकि अमेरिका में, उत्तर अमेरिका खास करके, जिस अमेरिका की हम लोग बात कर रहे हैं, वहां कौन से लोग थे? अंग्रेज लोग ही तो थे, वही ब्रिटेन के लोग थे, उन्हीं लोगों ने तो अमेरिका बनाया। ब्रिटेन और फ्रांस के लोगों ने अमेरिका बनाया। मूल लोग को तो भगा दिया गया वहां से, मूल लोग दक्षिण अमेरिका में चले गए। तो इन्हीं लोगों ने, तो ये लोग महत्व समझता था कि भाई हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या महत्व है, इकोनॉमी का क्या महत्व है, इस सारा महत्व को ये लोग समझता था। तो उस हिसाब से ये लोग अपना सारा इंस्टीट्यूशन डेवलप किया था। तो यहां पर फेडरेशन रखने में कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग के यहां अगर फेडरेशन आ जाता ना, तो हम लोग यहाँ शिक्षा तो था नहीं, यूनिटी की बात बाद में आती। सब सोचता कि पहले हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो नेहरू जी तो प्रधानमंत्री बन गए। अगर फेडरेशन रहता ना, तो सब सोचता कि हम बंगाल के हम प्रधानमंत्री बनेंगे, यूपी के हम प्रधानमंत्री बनेंगे, मध्य प्रदेश के हम प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसे में क्या होता, देश उसी समय बट जाता। क्योंकि देश की अभी उस तरह की राष्ट्रवाद की भावना आजादी के लिए तो थी, लेकिन सत्ता में आने के लिए सब लोग अपना अपना लालच देखने लगते। ऐसा सिचुएशन में क्या हो जाता कि देश की एकता जो है वो प्रभावित हो जाती, देश का यूनिटी जो था वो इंपैक्ट हो जाता, थ्रेट हो जाता। तो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को ये रखने के लिए यहां पर ये चीज किया गया कि भाई हम यूनियन रखेंगे। क्योंकि यूनियन अगर रहेंगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारा जो भारत है वो मजबूत रहेगा, सशक्त रहेगा, और इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत या समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा लिखेंगे। लेंगे कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अथवा भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया अथवा भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, दैट्स मीन्स अर्थात फर्स्ट एम्बिशन ऑफ आवर मेकर्स, दैट मीन्स फर्स्ट एम्बिशन ऑफ आवर मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, of our makers of the constitution, that make a great nation, that make a great nation with unity and integrity, with unity and integrity, with unity and integrity, and never threat the integrity of इंडियन स्टेट। इंडिया अथवा भारत राज्यों का संघ होगा। इसके माध्यम से हमारे संविधान निर्माताओं का यह उद्देश्य था कि एक एकीकृत अखंड भारत का निर्माण किया जाए, एक एकीकृत अखंड भारत का निर्माण किया जाए।
ठीक है। एक एकीकृत अखंड भारत का निर्माण किया जाए जिसकी अखंडता और एकता को कभी तोड़ा ना जा सकता हो। जिसकी एकता और अखंडता को कभी तोड़ा ना जा सकता हो। ठीक है, ओके। जिसके एकता और अखंडता को कभी तोड़ा नहीं जा सकता हो। इसीलिए ये जो यूनियन है ये किसका रिजल्ट है? सहमति का रिजल्ट है ना, कि भारत का संघ, इसीलिए भारत का संघ एक सहमति का परिणाम है। इसीलिए भारत का संघ एक सहमति का परिणाम है। सो दैट इंडियन यूनियन रिजल्ट ऑफ कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, भारत का जो संघ है वो सहमति, सामंजस्य और समझदारी का प्रतीक है ना। क्योंकि ये देखिए, अगर ये नहीं होता तो आज आप देखते हैं ना कि हम लोग जब चुनाव होता है देश में तो किस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। सब लोग सत्ता को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह का यंत्र करते हैं। संविधान में ऐसा प्रावधान होने के बावजूद आप देखते हैं कि बहुत बार अलग अलग तरह का डिमांड हमारे देश में हुआ है। जैसे कि पहले कश्मीर ये डिमांड करता था कि हमको सेपरेट कर दीजिए, हम अलग हो जाना चाहते हैं। तो 370 तो उसको पहले ही से मिलल था, है ना। आर्टिकल 370 तो उसको पहले ही से मिला था ना जी। तो 370 के वजह से तो एक स्पेशल कैटेगरी पहले से एंजॉय कर रहा था। बाद में उसको क्या हुआ कि अब हमको अलग कर दीजिए, हम एक अलग राज्य बना के रहेंगे। आइए, ये बीमारी उसको पहले भी लगी थी। स्टार्टिंग में भी जब भारत का संघ बन रहा था तो महाराजा हरि सिंह भी यही बात बोले थे कि कश्मीर एक अलग देश होगा, हम अलग रहेंगे। वो तो पाकिस्तान जब हमला कर देता ना हम लोग के साथ मिला कश्मीर जी, ये तो महाराजा हरि सिंह तो अलग ही रह रहे थे। तो लेकिन जब मिला तो हम लोग 370 ग्रांट कर दिए। और 370 के वजह से भारत में होने के बावजूद कश्मीर के लोग या कश्मीर की जो स्थिति थी वो अन्य भारतीय राज्यों की अपेक्षा अलग थी। तो इस वजह से भारत का जो संघ था वो थोड़ा उस पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था। तो इसलिए यहां पर यह कहा गया कि अब कश्मीर जैसा हो गया। या फिर आप देखेंगे तो साउथ इंडिया में भी ये डिमांड होता है। साउथ इंडिया में भी ये डिमांड हो रहा है कुछ लोग कि भाई हमको सेपरेट कर दीजिए, हमको अलग कर दीजिए। नॉर्थ ईस्ट में डिमांड हो जाता है कि हमको अलग कर दीजिए। आप सोचिए कि संविधान ऐसा बना है तब ई दशा है। अगर संविधान ऐसा नहीं होता, अगर संविधान ये फेडरल होता तो सब कहीं अलग हो गया रहता। प्रधानमंत्री बनने के लिए खाली, हाँ, कि पता है कि हम देश के तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, तो अपना राज्य के मुख्यमंत्री है तो राज्य में प्रधानमंत्री का पद ला लेते हैं, वो राष्ट्रपति बना लेंगे। जैसे यूरोप का देश सब देखिए, छोटा छोटा देश, यूरोप के जो सब देश सब है एकदम छोटा छोटा देश सब है ना, उतने में अपना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनकर बैठल है सब। ठीक है, तो मतलब हम लोग का जो यूपी है उसमें यूरोप का कम से कम 3-4 को देश समा जाएगा, हाँ ज्यादा ही समा जाएगा, है ना। तो वही हाल हम लोग का हो जाता, सब अलग अलग होता, अपना अपना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन के घूमते फिरता। तो वो लोग के यहाँ तो था कि भाई चले, वो लोग को देखिए तो उन लोग के यहाँ ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, हम लोग के यहाँ बहुत डाइवर्सिफिकेशन है। इतना डाइवर्सिफिकेशन है हमारे यहाँ कि वर्ल्ड का एकमात्र देश है भारत जहां पे लगभग हर धर्म, हर जाति संप्रदाय के लोग हैं। सब लोग यहां पे रहते हैं, एक साथ रहते हैं।
और ये भारत जैसा ही स्टेट है कि यहाँ पे सब लोग सामंजस्य बना के रह रहे हैं। अन्यथा बाकी किसी भी देश में जाइए तो 2 को कम्युनिटी है, आपस में लड़ रहा है। अब देख लीजिए बाहर के देशों के अंदर में जो विवाद होता है, अमेरिका इतना डेवलप है सब है, लेकिन उसके यहाँ अभी भी विवाद है, काला गोरा का विवाद है ना, रंग भेद पर आज भी उसके यहाँ हमला हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। और मध्य एशिया के देश आप देख लीजिए, वहां पे मुस्लिम कंट्रीज लगातार झगड़ा सिया सुनी विवाद खत्म ही नहीं होता है कहियो, है ना। ईरान का सऊदी अरबिया से नहीं पड़ता है, सऊदी अरबिया का ईरान से नहीं पड़ता है। मतलब एक ही कम्युनिटी के होने के बावजूद उसमें डाइवर्सिफिकेशन है थोड़ा बहुत, और उस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से लोग एक नहीं हो पाते हैं। अब भारत में इतना डाइवर्सिफिकेशन है, सब लोग है जी। सबसे अच्छा चीज की सब लोग शांतिपूर्वक यहाँ है, यहाँ आपस में नहीं लड़ रहा है, बाकी जहां है वहां लड़ रहा है आपस में। बाकी आप वर्ल्ड में देख लीजिए, जहां है वहां सब लोग आपस में लड़ रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दा पे, लेकिन भारत में सब लोग एक साथ शांतिपूर्वक है। एक आध दो दुर्घटना घट जाती है कभी कभी, लेकिन उस घटना से आप पूरा भारत का मूल्यांकन नहीं कर सकते। पूरे भारत को आप देखिएगा तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ भारत में हर समाज के लोग, हर संप्रदाय के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग रह रहे हैं। और ये भारत इसलिए रह रहा है क्योंकि यहां पर यूनियन है। ये संविधान निर्माता लोग पहले समझते थे कि एक पावर किसी एक बिंदु में देना चाहिए, है ना। हाँ, लेकिन वो लोग ये भी समझते थे कि अगर शक्ति किसी एक बिंदु में बहुत ज्यादा चल जाएगा तो पावरफुल हो जाएगा, तो एब्सोल्यूट हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि हमेशा नहीं, असामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थिति में फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा, असामान्य परिस्थिति ऐसा कुछ बनेगा तो फेडरल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। और उसको मिक्स करके क्या करेंगे तो यूनिटरी स्ट्रक्चर में बदल देंगे। क्लियर है। तो यहां पे इसको जो है सो ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए कि यहां हमने यूनियन तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कश्मीर में जो 370 हमने दिया, तो यूनियन होते हुए ही हमने कुछ सेपरेट स्टेटस इसको दे दिया। ये अपना सेपरेट स्टेटस को एंजॉय कर भी रहा था, लेकिन 2019 में हमने इसको समाप्त कर दिया, है ना। क्यों समाप्त कर दिया? क्योंकि अभी जो दिल्ली में जो 2 लोग बैठे हुए हैं, यही लोग समाप्त कर सकता था जी, ये कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। यही 2 लोग था जो 370 खत्म कर सकता था, दूसरा को नहीं करता खत्म। क्योंकि ये मतलब ये भी था कि भाई ई वाला ऐसा मैटर था, ये ऐसा बीमारी था कि ऐसा इलाज करने से इनको फायदा होता, तो उन्होंने कर दिया इलाज। दूसरा डॉक्टर इलाज कर ही नहीं सकता था, दूसरा डॉक्टर करता ना तो उसको रिएक्शन कर जाता ही। हाँ, तो ये इन्होंने किया तो इसको इनका फायदा भी हुआ। दूसरी गवर्नमेंट ही चाह के भी नहीं कर पाती, क्योंकि वो अगर इसका इलाज करने जाती तो ये उसको रिएक्शन कर जाता, ऑपरेशन घाव बन जाता उसका, है ना। इसका ऑपरेशन एकदम टाकाओ का सूख होकर रेडी हो गया, इसका कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि ये इसी आइडियोलॉजी के लोग थे। प्राइम मिनिस्टर, पीएम और एक होम मिनिस्टर, ये दोनों बहुत खतरनाक आदमी, दोनों बहुत खतरनाक आदमी। हर समस्या का मतलब, खास करके एग्रेसिव समस्या, आक्रामक समस्या, सबका निदान इन लोग के पास खूब है। ये लोग तुरंत निदान ढूंढ लेता है। जब हम लोग पाकिस्तान के लिए ये कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान को रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाए, और जो मसूद अजहर था ना एक आतंकवादी, उसके यहाँ जो 26/11 का जो ये है, तो नहीं उसका कुछ और नाम है, हाफिज सईद, है ना, वही मास्टरमाइंड था 26/11 का। तो हमने प्रयास किया यूएन में और अन्य संस्थाओं के माध्यम से कि हम उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाए, से कि उसको मतलब रेड कॉर्नर नोटिस जारी करके कहीं अगर पकड़ा है तो उसका उपाय कर दिया जाए। लेकिन चाइना जो है, जो नया नया फ्रेंड बना है पाकिस्तान का, यूएन के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें ये वीटो कर दिया। तो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल ने वीटो कर दिया, और उसके वीटो कर देने के बाद वजह से इसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया। क्या दिमाग लगाए मोदी जी,
जबरदस्त दिमाग दोनों लोग। 15 अगस्त को लाल किला से जब भाषण दिए तो सीधे किसका चर्चा कर दिए? बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान का चर्चा कर दिए। बोले कि हमारा बलूचिस्तानी भाइयों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में मानवाधिकार का सुरक्षा हो। अब जब ये बात यहां से मोदी जी बोल दिए तो इसका रिएक्शन कहां तक हुआ? चाइना तक। रिएक्शन क्या हुआ? ये पगलवा जो बना रहा था सीपीईसी, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, सब बलूचिस्तान ये सब नोट चोट के फेंक दिया। करो कंप्लीट। यह दिमाग चलाया कहीं और पे और धमाका कहीं और पर हुआ। सीपीसी का प्रोग्राम में सब रद्द करवा दिया। बोला सो यार इंडिया हमको मेरा बात कर रहा है ना। हम चाह रहे थे कि ग्लोबल टेररिस्ट उसको डिक्लेयर करके हम उसको ये कर दे, चाइना के वजह से वो बच गया, तो हमने ऐसा बम फोड़ा कि उसका हमको कोई ये नहीं हुआ, सीधे हानि पहुंचा चाइना को। सीपीसी देख लीजिए बंद है, सीपीएससी प्रोग्राम डिस्टर्ब चल रहा है उन्हीं लोगों की वजह से। और एक तो वहां पे हमने सीपीएससी डिस्टर्ब करिए दिया, और साथ में इधर नीचे एगो हम लोग का बहुत अच्छा फ्रेंड है अरब सागर में कॉर्नर पे, इधर आपको एकदम ईरान के से थोड़ा आगे बढ़ करके पड़ता है। मतलब ये वाला सीन अगर आप देखिएगा तो यहां पर ओमान, ओमान बहुत बेहतरीन फ्रेंड है इंडिया का, है ना। ओमान जो है हम लोग को यहां पर दे दिया है सेज का अनुमति। सेज इकोनॉमी में पढ़े होंगे आप लोग। सेज होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना। तो अब यहां पर क्या है कि यहां ऊपर में पाकिस्तान है, इधर ईरान है, ईरान में हम चबाहार में भी हैं, चबाहार बना रहे हैं तो चबाहार में भी हम लोग हैं, इधर हम लोग ओमान में भी हैं, है ना। तो इधर चबाहार से इधर ओमान से देख रहे हैं कि दोनों मिलके क्या कर रहा है इधर। ऊपर से बलूचिस्तानी सबको बोल दिया कि भाई तू तो ध्यान रखना। अब इसका सारा मामला ही फंस गया है। इस चक्कर में था चाइना कि हम भारत को घेरने के लिए इसका फॉरेन पॉलिसी में एक कंसेप्ट है ना, स्प्रिंग ऑफ पर्ल, मोतियों की माला। स्प्रिंग ऑफ पर्ल के माध्यम से ये इंडिया को घेरने चला था। लेकिन अभी जो दो बड़का माथा वाला जो दोनों बैठे है देश के गद्दी पर, ये दोनों बना दिया डायमंड नेकलेस, है ना। इसको भारत के फॉरेन पॉलिसी में कहते हैं डायमंड नेकलेस, जो स्प्रिंग ऑफ पर्ल का जवाब है। मतलब वो जहां जहां हम लोग को घेरा है ना, ये जहां जहां हम लोग घेरा है उसके पीछे पीछे हम लोग चेक छोड़ दिए हैं हर जगह। अब ये वो वाली बात नहीं है, ये 1962 वाला भारत नहीं है। अभी भारत एकदम फ्रंट फुट से खेल रहा है। जहां जहां चाइना हम लोग को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है उसके पीछे हम लोग अपना चेक छोड़ दिए हैं कि चलो तुम करके दिखाओ। और इसलिए आप देखिए जो भी हमारा मुद्दा हुआ, सिक्किम को कह रहा था कि हम मेरा है ना। सिक्किम में जो डोकलाम विवाद हुआ था, डोकलाम में उसको बैकफुट पे जाना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। और अभी कुछ दिन पहले आपको जो मामला हुआ था लद्दाख में, है ना, तो लद्दाख में दोनों ही तरफ से झड़प हुई, दोनों तरफ के लोग मतलब फंसे थे उसमें, हमारे भी सिपाही और उनके भी सिपाही। हाँ, तो भारत अभी एक्ट ईस्ट इसलिए है क्योंकि ईस्ट अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना। तो कहने का मतलब है कि भारत लगातार अपनी पॉलिसीज को एग्रेसिव थोड़ा बना रहा है, आक्रामक थोड़ा कर रहा है, क्योंकि सिचुएशन भी अभी वैसा है। हर समय सिचुएशन एक जैसा नहीं रहता है, और जब परिस्थितियां आपके पक्ष में हो तो आपको उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि फिर आगे परिस्थितियां आपके पक्ष में बनेंगी कि नहीं बनेंगी कोई नहीं जानता है ना। तो जब परिस्थिति आपके पक्ष में हो तब आपको उसका पुरजोर लाभ उठाना चाहिए। और ये कहते हैं कि समय को समझने का कला, है ना। अगर समय का समझने का कला आपके पास है कि आप कौन सा समय आपके फेवर में, उस समय आपको क्या करना है, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता है। और अगर आप समय को नहीं समझते हैं, ऐसे ही कोई भी निर्णय लेते जा रहे हैं, तो कहीं पर भी जाके फंस सकते हैं, कहीं भी कोई भी मामला मैटर आपका फंस सकता है ना। तो यहाँ पे इस चीज को जैसे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जो हमने बनाया था 370 दिया था, 2019 में हमने इसको खत्म कर दिया। और अब पूरी तरीके से ये जो यूनियन का कंसेप्ट है वो इंप्लीमेंट है, ये पूरी तरीके से भारत में लागू हो चुका है। अब कोई भी ये डिमांड नहीं कर सकता है कि हम इसको खत्म कर सकते हैं। इन सभी बातों को आप प्रूव करने के लिए कुछ आर्टिकल्स के सहारा ले सकते हैं आप।
जैसे कि आर्टिकल 1 तो आप देख ही रहे हैं, जो कह रहा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ऑफ स्टेट, जिसका मतलब है कि यूनियन कभी टूटेगा नहीं। आर्टिकल 2 और 3 आप पढ़े ही हैं। तो इन सभी बातों को प्रूव करने के लिए आप आर्टिकल 2 का सहारा ले सकते हैं, जो आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश एवं गठन, है ना। मतलब भारत संघ को यह अधिकार है कि भारत अपने यूनियन में नए राज्यों को प्रवेश करा सकता है ना, और उनको स्थापित कर सकता है, उनको अलग थलग कर सकता है ना। तो किसी भी बाहरी स्टेट को भारत अपने में मिला सकता है। और कहा जाता है कि ये वाला जो आर्टिकल है ना, इस आर्टिकल से सबसे ज्यादा डर लगता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान सबसे ज्यादा अगर डरता है तो किससे डरता है? आर्टिकल 2 से डरता है, क्योंकि आर्टिकल 2 जो है ये दिए हुए अधिकार कि आप बाहरी शक्ति को भारत में मिला सकते हैं। मतलब आप समझिए कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो लोग भी बहुत शांत मिजाज का आदमी नहीं था। वो लोग भी कैसा था? परिस्थिति के हिसाब से चलने वाला आदमी सब था। हमारा संविधान कब बन रहा था? 47 से 50 के बीच में, जब हम कमजोर थे, लाचार थे। तो संविधान निर्माता को पता था कि जब कमजोर है तब तो किसी से लड़ नहीं सकते हैं। तो आर्टिकल 2 में लिखा नए राज्यों का प्रवेश एवं गठन संसद अपने हिसाब से वो नियम निर्धारित करेगी, कैसे वो नया राज्य को अपने में मिलाएगी। ये उस समय कहा। मतलब ये विकल्प उन्होंने छोड़ा देश के लिए कि जिस दिन देश ताकतवर होगा उस दिन अगर देश चाहेगा तो अपने शत्रुओं को अपने में मिला लेगा। तत्काल नहीं, जिस दिन ताकतवर होगा उस दिन ये कर सकता है। आर्टिकल 2, अगर भारत ऐसा कोई भी काम करेगा तो इसको कोई नहीं कह सकता कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। संविधान में नहीं लिखा, संविधान में तो है। संविधान में लिखा हुआ है कि भारत किसी बाहरी राज्य को शामिल कर सकता है आर्टिकल 2 के तहत। और आर्टिकल 3 इससे भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ, क्या कहता है? किसी भी राज्य के नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन। तो 2 के तहत क्या करेगा? पहले किसी को मिला लेगा। अब मिलाने के बाद पहला काम कर देगा, 3 लगा देगा उस पर, और 3 का नाम बदल देगा, है ना। नाम कुछ भी रख सकता है ना। अब पाकिस्तान को मिला लिया, पाकिस्तान भारत में आ गया मान लीजिए, तो सब पाकिस्तानी सब कहेगा ना कि भाई हम लोग पाकिस्तानी हैं। तो भारत कहेगा रुको, पहला काम क्या करते हैं, थोड़ा नाम बदल देते हैं, है ना। पाकिस्तान का नाम रामपुरवा लिखा दिया। अभी हो गया जी वो नया जो स्टेट भारत का जुड़ गया, रामपुरवा। अब उसको क्या कहना पड़ेगा? अब वहां के लोगों को कहना पड़ेगा कि देखिए वर्तमान में हम रामपुरवा हैं, लेकिन पहले हम पाकिस्तान हुआ करते थे। अब इससे क्या होगा? अब उसका यूनिटी पावर कमजोर हो जाएगा। पहले तो नाम ही अब गड़बड़ा गया। उसके बाद आर्टिकल 3 ही कहता है कि नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, उसका आधा क्षेत्र उठा कर करे कि यूपी के कंट्रोल में दे देगा योगी बाबा को, योगी आदित्यनाथ, लीजिए भैया आप संभालिए। अब सोचिए अगर योगी आदित्यनाथ के कंट्रोल में उछल गया, ए भाई तो कोरोना के मरीज सब पर लगवा दिए थे वो क्या बोलते हैं, रासुका, है ना, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, कोरोना के मरीज सब पर। कोरोना वाला सब वो सब वैसा था। हाँ, कोरोना में मांग रहा था कि हम चिकन खाएंगे। जब नर्स सब जो जाती थी बेचारी इलाज करने के लिए, उससे खाना का डिमांड करता था कि हम चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे, नहीं तो थूक देंगे। वो तो जानता था कि भाई थूकने तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसे से डरवाता था। वो बोले कि जो भी अलबला रहा है, इस तरह का कोई काम कर रहा है, तुरंत उसको क्या करो, उस पर रासुका लगा दो। सोचिए ई कानून लगता है आतंकवादियों पर, रासुका लगता है आतंकवादी पर, और वो लगा दी मरीजवा सब पर, है ना। तो अब इतना जबरदस्त एक्शन लेने वाला आदमी अगर हो, उसके सामने कोई आवाज उठाएगा जी? हिम्मत नहीं करेगा आवाज उठाने का। तो क्षेत्र बदल सकते हैं, सीमा बदल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आर्टिकल 2 और 3 ये मुख्य तौर पर क्या है, तो यूनियन को स्ट्रॉन्ग करता है। तो 2 का प्रयोग तो बाहरी पे होता है, और 3 का प्रयोग अंदरूनी ही, इंटरनल स्टेट पे ही हो जाता है। 3 का प्रयोग इंटरनल स्टेट पर ही हो जाता है। इंटरनल स्टेट पर कैसे होता है? तो अब देखिएगा कि जो
इंटरनल स्टेट है, अब जैसे मान ली अभी कितना 28 स्टेट है ना, 28 स्टेट है और 8 यूटी है। तो जैसे अब जम्मू कश्मीर का स्टेटस चेंज हो गया, पहले वो राज्य हुआ करता था, अब वो क्या हो गया, यूटी हो गया। तो इस पे कौन सा आर्टिकल का प्रयोग हुआ होगा, 3 का। सीमा के भीतर जब कोई आ जाएगा या जो सीमा के भीतर है उस पर 3 का प्रयोग होगा। सीमा के भीतर 2 का प्रयोग नहीं, 2 का प्रयोग सीमा के बाहर। मतलब 2 क्या है, 2 एक प्रकार से डेरी मिल्क चॉकलेट है, मनाने के लिए दिखाएगा, लो आ जाओ खा लो पी लो कोई बात नहीं। और जब आ गया घरे तो भीतर से दरवाजा बंद। अब बंद नहीं, बढ़िया से एकदम सीमेंटेड दीवार बनवा देगा भाई, अब जाने का उपाय नहीं है। एक बार भारत संघ में अगर कोई आ गया तो जाने का विकल्प नहीं है, आने का खाली रास्ता है, वन वे है ना। आइए, जाने का होइए नहीं, अब हमारे साथ रहिए, चाहे जैसे रहना है रहिए, है ना। अब घिस के मिट के जैसे रहना रहिए, जाने का विकल्प नहीं। संविधान ही सब बना हुआ मजबूत, जाने का विकल्प नहीं। कोई जाने को कहेगा, मोदी जी कहेंगे जाने ही नहीं देंगे। आज जब नहीं जाने देंगे तो कोई नहीं कह सकता कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं। बोले कहाँ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं, हमारा संविधान में लिखा हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर लिख के गए हैं इस बात को, है ना। राजेंद्र प्रसाद इस बात के प्रमाण है। तो ये सारा चीज जब हुआ है तो ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि यूनियन मजबूत रहे। किसी राज्य का नाम भी बदल सकता है आर्टिकल 3 के तहत। एक बार और देखिए कि मतलब उस राज्य से पूछे बिना, अगर राज्य का नाम बदलना है ना तो सीधे वहां से आदेश निकलेगा सेंटर से। राष्ट्रपति संबंधित राज्य को भेज देंगे एक नोटिस कि भाई आपके राज्य का हम नाम बदलना चाह रहे हैं। 1 महीना में आपसे विचार जानने का कोशिश करेंगे कि आप बताइए आप क्या चाहते हैं। अगर आप कह दे कि बदल दीजिए तो बदलना तो उनको है ही है, बदलवे करेंगे। आप कह दीजिए कि नहीं बदले तब वो बदलेंगे। क्यों? क्योंकि यूनियन है, यूनियन पावरफुल है, यूनियन के पास पावर है, वो बदल देंगे, है ना। हाँ, लेकिन इसमें ध्यान रहे कि राज्यों के संबंध में बदलाव करने संबंधी कोई भी विधेयक पहले राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा जो है काउंसिल ऑफ स्टेट, उसमें स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ही बैठते हैं। राज्यसभा से जब वो बिल पास हो जाता है तब वो लोकसभा जाता है। तो अगर राज्यसभा में पेंडिंग हो गया तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर राज्यसभा ने पास कर दिया तो फिर होना निश्चित है। तो राज्यसभा में राज्यों के ही प्रतिनिधियों का निवास होता है, वही लोग वहां पर निवास करते हैं, वही लोग वहां पर अपनी बातचीत करते हैं। तो यहां पर इस चीज को जो है सो आपको ध्यान रखना है कि यह पूरा का जो पूरा मुद्दा है वो क्या है, स्टेट का। ये पूरे के पूरे तौर पर इंडिया यूनियन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये किसी भी स्थिति में इंडियन यूनियन से अलग नहीं हो सकता है। तो भारत राज्य की प्रकृति कैसी है, कंप्लीट यूनिटरी, या यूं कहें कि एब्सोल्यूट यूनिटरी। एब्सोल्यूट यूनिटरी है, निरंकुश मतलब आपका संघ है। ये कभी टूट ही नहीं सकता है, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए। किसी भी सिचुएशन में भारत का संघ टूट नहीं सकता है, भारत का संघ विखंडित नहीं हो सकता है, यह हमेशा बना रहेगा। बात समझ रहे हैं? ये हमेशा जो है सो बना रहेगा, इसके टूटने का, इसके खत्म होने का कहीं कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इंडियन यूनियन की प्रकृति कैसी है, एकदम यूनियन है, यूनिटरी है, और ये कभी भी नहीं कटेगी या कभी भी ये नहीं टूटेगी, ये हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। ठीक है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर भी है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल संरचना भी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई संविधान में संशोधन करके इसको बदल ले, इसको संविधान के में संशोधन करके भी नहीं बदला जा सकता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत विशेषता है, इसको खत्म नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए, अगला टॉपिक क्या है,
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है ना, CAA 2019, CAA 2019 एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब ये क्या है, तो देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आप देखिएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो ये देश में बहुत विवाद हुआ था इस कानून पर। जब ये कानून आया था देश में बहुत विवाद हुआ था, दंगा भी हुआ था, देश बहुत जला था। लेकिन ये सब जब कुछ हो रहा था, उसी समय धीरे धीरे कोरोना भी आ रहा था। जब ये कानून बना था तब कोरोना नहीं था, लेकिन जब ये बन के रेडी हो गया, यही ठंडा का मौसम शुरू हुआ था, धीरे धीरे कोरोना अभी चाइना में था, वे चाइना में ट्रैवलिंग कर रहा था, धीरे धीरे वो हमारी तरफ भी आ रहा था। और इस कानून को लेकर के पूरे देश में हंगामा मचा हुआ था, और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र रहा दिल्ली का शाहीन बाग। दिल्ली में एक जगह है शाहीन बाग। शाहीन बाग में लोग गांधीवादी तरीके से इस कानून का उल्लंघन, मतलब इस कानून का विरोध कर रहे थे। तो गांधीवादी तरीके से अगर कहीं पे विरोध हो रहा हो तो उसको दबाना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं कोई अगर हंगामा कर रहा है तो उसको दबाना सरकार के लिए एकदम आसान है, तुरंत पुलिस भेज करके मारपीट के काम खत्म करवा देगी। लेकिन अगर आप भूख हड़ताल पे बैठ गए, अगर आप गांधीवादी अहिंसात्मक तरीके से सरकार के संसाधनों को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं, आराम से आप आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर सरकार उसको दबा नहीं पाती। यही रास्ता अख्तियार किया था गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, सब में क्या था, शांतिपूर्ण था। और देखिए, सारे शांतिपूर्ण में अंग्रेजों ने बात मानी, अंग्रेजों ने गांधी जी की बात सुनी। तो उनको पता था कि अपने से शक्तिशाली सत्ता से अगर आपको कुछ लेना है ना, तो आप लड़ के नहीं ले सकते, उसके लिए आपको उनके साथ अनुनय विनय के साथ चलना होगा। तो कानून में दिक्कत थी, आपत्ति थी, तो लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से शाहीन बाग में विद्रोह करना शुरू कर दिया। लेकिन मोदी जी कहते भी हैं कि हम तो सब भाग्यशाली प्रधानमंत्री हैं। जब देश में इसका बहुत विरोध हो रहा था तो कोरोना आ गया। अब कोरोना आ गया, बस सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आ गया, अभी लोग को नहीं चाहते हुए भी उठना पड़ा। अब नहीं उठिएगा तो भाई कोरोना फैल जाएगा, तो स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है। अब बिना दवाई का आंदोलन दब गया, अब कोरोना खत्म हो गया, तब कोई कर नहीं रहा है। तो अब लेकिन मामला यह है कि भाई इस कानून में इतना विद्रोह क्यों हुआ? पूरे देश में इस कानून को लेकर के इतनी दिक्कत क्या हो गई भाई कि इसमें विद्रोह हो गया? तो बहुत से लोगों का मानना था कि यह जो कानून है वो सांप्रदायिक कानून है, कम्युनल एक्ट है। उनका कहना था कि इसमें 6 धर्म के लोगों को शामिल कराने की बात की गई थी, है ना, कि 6 धर्म के लोग ही जो है उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसमें धर्म बतौर लिख दिया गया था स्पष्ट कि इसमें दिया जाएगा हिंदू को, बौद्ध को, जैन को, सिख को, ईसाई को और पारसी को। 6 धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। साथ में ये भी कहा गया था, जो जिस पर बहुत कम लोगों ने गौर किया और विरोध करना शुरू कर दिया,
इसमें कहा गया था कि 31 दिसंबर 2014, क्या कहा गया था, 31 दिसंबर 2014 तक इन धर्मों के मानने वाले लोग भारत आ गए हैं, भारत में रह रहे हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं था कि बुला के देना था किसी को, ऑलरेडी भारत में लोग रह रहे थे, उन्हीं लोगों को बस नागरिकता दे देनी थी, क्योंकि वो रह ही रहे थे इंडिया में। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान से बुला के देंगे, अफगानिस्तान से बुला के देंगे, बांग्लादेश से बुला के देंगे। 3 देशों का नाम भी था, उस 3 देशों में यही था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था और अफगानिस्तान था। ये 3 देश, कि 3 देशों के रिलीजियस प्रोसिक्यूटेड, किसको, रिलीजियस प्रोसिक्यूटेड मतलब धार्मिक रूप से उत्पीड़ित व्यक्ति, धार्मिक रूप से उत्पीड़ित, मतलब जिनका इन 3 देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इस देश में इसलिए उत्पीड़न हुआ है क्योंकि आप इन 6 धर्मों में से किसी एक धर्म के हैं। तो ऐसे उत्पीड़ित लोग भाग के आ गए भारत में कहीं ना कहीं रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या करेंगे, भारत की नागरिकता दे देंगे। तो पहली बात तो ये कि ये कानून किसी का नागरिकता छीनने का कानून ही नहीं है, ये कानून नागरिकता देने का कानून है ना। ये कानून क्या कर रहा है, नागरिकता दे रहा है, नागरिकता छीन नहीं रहा है किसी का। फिर भी विद्रोह हुआ। और एक बात और जो ध्यान देने योग्य है कि बुला के किसी को दे नहीं रहे हैं, पहले से जो आ गया है वो रह रहा है इंडिया में, यहीं पर खा रहा है, पी रहा है, कमा रहा है, लेकिन अवैध रूप से रह रहा है, नागरिकता नहीं है भारत का। तबीयत खराब हो रहा है तो भारत के अस्पताल में इलाज करवा रहा है, ऐसा नहीं कि जाके पाकिस्तान में इलाज करा के आ रहा है। तो हमारे संसाधन का उपभोग तो ऑलरेडी कर ही रहा है। तो जब हमारे संसाधन का ऑलरेडी उपभोग कर रहा है, अब कोई आपके घरे आ गया, उसको आप कह रहे हैं कि चल जाओ, वो जा नहीं रहा है, आपके घर में रह रहा है, आप ही का खाना खा रहा है, आप ही का सारा सब चीज यूज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अब जा नहीं रहा है। अब कितनों कह दिया, सब प्रयास करके हार गए कि भाई चल जाओ, नहीं जा रहा है, तब अंतिम में उसको स्वीकार कर लेना ही ना बुद्धिमता है, क्योंकि ऐसे भी अब वो जाएगा नहीं, तो अब उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। वही सरकार ने कहा कि हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। विवाद इस बात पे हुआ कि इस 6 धर्म जो इसमें शामिल किया गया है, इसमें इस्लाम को क्यों नहीं शामिल किया गया, इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को क्यों नहीं शामिल किया गया, इसी बात पर विवाद हुआ है ना, कि मुस्लिम कम्युनिटी को क्यों नहीं इसमें शामिल किया गया, मुस्लिम कम्युनिटी को शामिल करने में क्या दिक्कत है। तो सरकार का यह कहना था इस पूरे मामले में कि देखिए, हम ये 3 देश का बात कह रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों देश में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। हम कानून बनाए हैं कि रिलीजियस प्रोसिक्यूटेड, यानी कि धार्मिक रूप से उत्पीड़ित। तो क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी मुस्लिम सुरक्षित नहीं है? क्या वहां पर भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है? इन लोगों की तो स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए इनको हमने रखा। हम ये मानते हैं कि ये तीनों स्टेट तो इस्लामिक स्टेट है, धर्म के नाम पे ही बने हुए स्टेट हैं। तो जब ये तीनों स्टेट धर्म के नाम पे बनने वाले स्टेट हैं, तो फिर यहां पर उसी धर्म के लोगों का शोषण कैसे हो सकता है? इसीलिए हम उनको नहीं शामिल किए हैं। सरकार का ये स्टैंड था, और लोगों का कहना था कि नहीं, इसको आप शामिल कीजिए। सरकार ने बोला कि हम इसी वजह से शामिल नहीं किए हैं। तो लोग कह रहे थे कि देखिए, आने के लिए खाली यही लोग नहीं आए हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से भी लोग आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मुसलमानों में भी विभेद है। पाकिस्तान के जो मूल मुस्लिम हैं, वो भारत से गए हुए मुस्लिमों को उतना सम्मान नहीं देते हैं। वो मानते हैं कि नहीं, ये लोग मतलब दूसरा टाइप का मुस्लिम है, नहीं, आपस में भेदभाव है, तो उनको वहां पे दिक्कत होता है। कुछ स्पेशल वर्ड भी यूज किया जाता है, मुहाजिब, है ना।
मुहाजिब या मुहाजिर वर्ड यूज किया जाता है भारतीय मुसलमानों के लिए पाकिस्तान में, यानी उनको वहां पर उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो कुछ लोगों का कहना था कि ऐसे भी लोग हैं जो हैं तो मुस्लिम, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में उनको दिक्कत होता है तो वो लोग भारत ही आना चाहते हैं। वो लोग भी भारत आए हुए हैं तो उनके साथ क्या होगा, उनको क्यों नहीं दे रहे? तो लेकिन सरकार का अपना ये स्टैंड था। अब क्या है कि सरकार कह रही थी कि भाई हम जो नागरिकता अधिनियम 1955 है ना, सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 है, उस एक्ट के बेसिस पर तो हम नागरिकता देंगे ही। ये एक्ट खत्म नहीं हुआ है, यानी कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर पाकिस्तान का भारत का निकालना चाहता है तो उसको मिलेगा नागरिकता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको मिलेगा नागरिकता अधिनियम 1955 के बेसिस पर। इन लोगों को मिल जाएगा इसी के बेसिस पर। तो मेन दिक्कत कहां पे था? मेन जो विवाद हुआ वो विवाद इस बात को लेके था कि CAA 2019 को कहा गया कि हम अगर इसको NRC से जोड़ के देखते हैं ना तो हमको इसमें विवाद दिखता है। NRC से जोड़ के देखते हैं तो NRC क्या है? नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। सरकार कहती है कि हम NRC कराएंगे। NRC में जिसका नाम आएगा वो भारत में रहेगा, उसको माना जाएगा कि भारत का नागरिक है। NRC में जिसका नाम नहीं आएगा उसको वापस उसके देश भेज दिया जाएगा, ये सरकार का कहना है। तो उसी पर कुछ तबकों का ये कहना है, जो लोग विरोध कर रहे थे उनका, कि देखिए NRC होगा तो इन लोगों का भी मान लीजिए किसी का नाम नहीं आया तो इनके लिए तो सरकार ने कानून बना ही दिया, इनका नाम नहीं भी आएगा तब भी नागरिक बन जाएंगे भारत के। लेकिन अगर बहुत सारे मुस्लिम वर्ग के लोग भी हैं जो आए हुए हैं भारत में, NRC होगा तो उनका NRC में नाम नहीं आएगा, तो जब उनका NRC में नाम नहीं आएगा तो क्या करिएगा? उनके लिए तो ये कानून मदद नहीं ना करेगा, तो उनको तो वापस आप उनके देश भेज दीजिएगा। मेन विवाद का कारण ये है, और ये लॉजिकल बात भी है, इस पे सरकार का स्पष्टीकरण आना चाहिए कि जब NRC में नाम नहीं आएगा तब क्या होगा। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी को नहीं भेजेंगे कहीं, लेकिन गृह मंत्री कहते हैं कि भेज देंगे। अब इस मुद्दा पे सरकार के दोनों मुखियाओं का अलग अलग स्टैंड है ना। अब प्रधानमंत्री शायद इसलिए भी नहीं बोलते हैं क्योंकि अभी बांग्लादेश में लोग, ज्यादा लोग बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के नहीं, बांग्लादेश के लोग हैं। तो बांग्लादेश के साथ भारत का संबंध अच्छा है क्योंकि वहां पे शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं, और शेख हसीना के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के रिलेशन अच्छे हैं, है ना। मतलब कि विदेश संबंध, हमारा व्यक्तिगत रिलेशन नहीं, है ना, व्यक्तिगत संबंध नहीं, राष्ट्र का जो संबंध होता है, जो नेशनल रिलेशन होता है, जिसको फॉरेन पॉलिसी में देखा जाता है, तो मोदी जी की जो आइडियोलॉजी है उससे मैच होता है शेख हसीना की आइडियोलॉजी। लेकिन वहां जैसे यहां पर विपक्ष में राहुल गांधी हैं, वैसे वहां पर भी विपक्ष में है बेगम खालिदा जिया, और मोदी जी के कट्टर विरोधी हैं। अगर उधर उस सत्ता में आ गई, गेम बदल सकता है, क्योंकि तब संबंध वैसे भी अच्छा नहीं रहेगा भारत का। अगर मोदी जी रह गए प्रधानमंत्री तो ऐसे में क्या कहेंगे कि हम भेज देंगे। अभी तो कह रहे हैं कि नहीं भेजेंगे क्योंकि शेख हसीना के साथ संबंध अच्छा है। अगर खालिदा जी आएंगी, संबंध खराब होगा, टेंस होगा माहौल, तो टेंस माहौल में कह देंगे कि हम भेजेंगे, तो उन पर प्रेशर बनेगा उधर है। हाँ, अब ये हो सकता है कि बहुत बार ऐसा होता है। हाँ, रोहिंग्याओं के साथ यही हुआ कि, तो लेकिन भारत ऐसा स्टेट है कि भारत में मोदी जी ने कहा है कि हम क्या करेंगे, तो हम एक सेंटर बनाया जाएगा, है ना, डिटेंशन सेंटर। और डिटेंशन सेंटर में जिसका नाम नहीं आएगा उसको डिटेंशन सेंटर में रख दिया जाएगा, और डिटेंशन सेंटर में रख करके उसको पूरा मौका दिया जाएगा कि वो किसी तरीके से प्रूव करे कि भारत का नागरिक है। कोई डॉक्यूमेंट कहीं से निकाल दे, कुछ भी निकाले, बताए कि क्या है। हालांकि ये जो डिटेंशन सेंटर का जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत बड़ा बर्डन वाला कंसेप्ट है। इतना पैसा खर्चा होगा सरकार का, इतना पैसा खर्चा होगा जैसे कोई जवाब नहीं है। तो कहने को तो कहा है इन्होंने कि डिटेंशन सेंटर बनाएंगे,
लेकिन उसको धरातल पर उतारने का मतलब हुआ कि इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा बर्डन, अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा दबाव जो है सो आ सकता है। तो बेसिकली यह जो विवाद है वो इसी बात का विवाद है कि इस कानून में इस्लाम को शामिल क्यों नहीं किया गया। हालांकि आप ध्यान रखेंगे कि ये भले ही भारत के पॉलिटिक्स में केवल इसी मुद्दा को रखा गया हो, लेकिन अगर आपको इस तरह के सवाल कोई आ गए तो आप इस्लाम के साथ साथ अन्य कौम को भी शामिल करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि सिंघली समुदाय का भी तो मुद्दा है, श्रीलंका से भी तो हमारा विवाद चल रहा है ना। अन्य भी तो लोग हैं माइनॉरिटीज इन धर्मों के अलावे, उनका भी। हमारा दिक्कत है कि हम एक ही प्रकार के चश्मा से सारे लोग को देखते हैं, है ना, इसलिए मुद्दा केवल ये वाला दिखता है। अन्य भी मुद्दे हैं, अन्य भी कौम हैं जिनको कि शामिल किया जा सकता था, है ना। तो आप उनको जो है सो शामिल कर सकते हैं, और शामिल करके आप सभी लोगों को बराबर का मौका दे सकते हैं, है ना। या फिर आप इसमें से किसी को शामिल मत करिए, और सीधे कह दीजिए रिलीजियस प्रोसिक्यूटेड, और जो प्रोसिक्यूटेड उसको ले लीजिए। जब ये कानून बना था तो पॉलिटी में आप पढ़ेंगे कि संसद में क्या होता है कि दो तरह की समितियां होती हैं, है ना। जब वो विधेयक की जांच के लिए बनती है संसदीय संयुक्त समिति, है ना। तो जब ये कानून बन रहा था तब ही विवाद हुआ था, तो इस संसदीय समिति इसमें जांच के लिए गया था। तो इसमें जब जांच हुआ तो ये संविधान के विशेषज्ञों को भी दिया गया, और कहा जाता है कि सुभाष कश्यप के पास भी गया था, उनसे भी सरकार ने राय मांगा था। उन्होंने पहले ही कहा था कि इस कानून पर विवाद होगा, और अगर विवाद नहीं करवाना है तो ये सब नाम हटा दीजिए। बेशक आप सिटीजनशिप इन्हीं को दीजिए, बेशक आप सिटीजनशिप इन्हीं को ऑफर कीजिए और किसी को मत कीजिए, लेकिन नामवा हटा दीजिए, क्योंकि मेन बीमारी नाम का है। आप जब नाम लिख दीजिएगा तो अलग थलग तो महसूस होगा ही लोगों को, तो ये विवाद होगा, दिक्कतें होंगी। तो आप नाम ही हटा दीजिए, लेकिन सरकार ने नाम नहीं हटाया, क्योंकि सरकार को पता था कि सरकार इसे करेगी तो सरकार को इसका थोड़ा कुछ ये हो जाएगा। सब लोग अपने अपने हिसाब से अपना काम करते हैं कि कहाँ से क्या करेंगे, तो हम कहाँ से एक पोल बनेगा और पोल का फायदा कहाँ से होगा। तो वो सारे प्रयास यहाँ पे किए जा रहे थे। तो ये सारे कम्युनिटी को भी इसके अंदर में, मतलब यही सारी कम्युनिटी है, ये सारे लोग इसमें नहीं है। तो मुख्य तौर पे आपका इस पे क्या अप्रोच होना चाहिए? पहला याद ये अप्रोच कि कानून में कोई दिक्कत नहीं है, कानून ठीक है ना। कानून नागरिकता छीनने का नहीं है, नागरिकता देने का है, ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है कि तो बुला के दे नहीं रहे हैं, ऑलरेडी आ गए हैं उन्हीं को दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, विवाद का जो लॉजिकल रीजन है वो ये है कि अगर CAA 2019 को NRC से कनेक्ट करके देखेंगे तो विवाद दिखता है, और कनेक्ट कर दिया तो विवाद दिखता है। यदि कनेक्ट नहीं किया तो विवाद नहीं दिखता। तो अगर सरकार कहती है कि दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, NRC के लिए सरकार अलग ड्राफ्ट बनाएगी, उस पर अपना बातचीत करेगी जो करना होगा, तो ठीक है। लेकिन अगर इस दोनों का रिलेशन है तो ये ठीक बात नहीं है। फिर सरकार को एक विकल्प देना पड़ेगा कि जो अन्य कम्युनिटी के भी जो लोग हैं जो इसमें आके शामिल हैं, आके भारत में रह रहे हैं, तो उनके लिए क्या विकल्प करेंगे इनके अलावे। तो अगर इसको जोड़ के देखेंगे तो विवाद है, और इसको जोड़ के नहीं देखेंगे तो कोई खास वैसा विवाद नहीं है, क्योंकि ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। और केवल यही बात है तो अन्य लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तक तो मिलेगा ही, उसको कहां खत्म कर रहे हैं। अन्य कम्युनिटी को नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा तो हम सिटीजनशिप ऑफर कर ही रहे हैं, तो उनको मिल ही रहा है। तो इसलिए किसी को ऐसा नहीं कि किसी को भारत का नागरिकता नहीं मिलेगा, नागरिकता भारत का मिलेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत या समस्या नहीं, कोई दिक्कत। इतनी बातों को इसमें आपको बस ध्यान रखना है, क्योंकि ये विवाद का मुद्दा रहा था, है ना। ये डिस्कस का मुद्दा रहा था, डिबेट डिस्कोर्स का मुद्दा रहा था इंडिया में, है ना। लगभग 6-7 महीने तक इंडिया इस पर बात को लेकर के काफी घमासान हुआ था। तो इसलिए कभी भी इससे, और ये अभी तक लागू हुआ नहीं है, लागू होने का बात इसका उसी समय था, लेकिन कोरोना वोरोना आ गया, इस वजह से ही लागू नहीं हो पाया। कानून बना हुआ है लेकिन एग्जीक्यूटेड नहीं है।
तो जब जिस दिन सरकार एग्जीक्यूशन की बात करेगी तो एक बार विवाद फिर से निकल के सामने आएगा। या फिर इस तरीके से कभी भी आपको किसी अप्रोच पे सवाल यहाँ से बन सकता है। शॉर्ट टर्म ही पूछ सकता है कि नागरिकता अधिनियम संशोधन अधिनियम 2019 क्या है, शॉर्ट टर्म में 70-75 वर्ड में लिखना हो तो यही बताना है कि ये इतने धर्म है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से लोगों को नागरिकता देने की बात इसमें की गई है। रीजन है रिलीजियस प्रोसिक्यूटेड लोग, है ना, धार्मिक रूप से उत्पीड़ित लोगों को यहाँ पे देने का काम किया जाएगा और किसी को नहीं। क्लियर है। और बड़े प्रोस्पेक्टिव में पूछेगा तो आप इसको थोड़ा एलिमिनेट ये करके एलोबरेट करके आप इसको लिख सकते हैं, है ना, कि क्या क्या परिस्थितियां भारत में है, क्या क्या परिस्थितियां उन तीनों देशों में है और किस प्रकार से भारत की सरकार ने इस एक्ट को फॉर्म किया है, उस सभी चीज को आप यहाँ पे बता सकते हैं। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? इसमें बस बेसिकली आपको इन 6 धर्मों को एकदम ध्यान रखना है, इनकी चर्चा करनी है कि इन्हीं लोगों के लिए है। डेट ध्यान रखना है 31 दिसंबर 2014 तक, जो आ गए हैं उन्हीं को, इसके बाद जो आएंगे उनको नहीं। 31 दिसंबर 2014 के बाद अगर कोई आया है तो उसके लिए नहीं, 31 दिसंबर 2014 तक आया है तो उसके लिए केवल। क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना? अगला टॉपिक क्या है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फंडामेंटल राइट क्या है, बड़ा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, है ना, क्या है, किस प्रकार से, और इसमें थोड़ा करंट का मुद्दा भी, थोड़ा करंट वरेंट पढ़ के आइएगा, कुछ कुछ टॉपिक 2-3 केस आप लोग खुद से पढ़ के आइएगा, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो, है ना। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल में पूछूं तो आप बता सके कि फंडामेंटल मूल अधिकार का मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, इस प्रकार से कहा है, ठीक है। चर्चा होगी कल बिहार में 75% रिजर्वेशन का भी, है ना, जो दिया गया, क्योंकि ये भी सवाल बनेगा मेंस में, इसके बनने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि विवाद हो रहा है इस पर। और ये भी चर्चा करेंगे कल कि ये कोर्ट में टिकेगा कि नहीं टिकेगा। इंदिरा साहनी केस के फैसले के हिसाब से क्या 75% रिजर्वेशन बिहार में टिकेगा या नहीं टिकेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो कुछ जो भी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड कोई मामला है कोर्ट में या कोई वर्डिक्ट है तो उसको स्टडी करिएगा, है ना। ऐसे ही फंडामेंटल राइट रिलेटेड इश्यूज इन सुप्रीम कोर्ट ऐसे डाल के गूगल पे जाइएगा, कुछ केसेस मिलेंगे, 2-3 इंपॉर्टेंट केसेस, उसको पढ़ लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि इस तरह के केसेस को अगर आप अपने आंसर में पुट ऑफ करते हैं तो इसके आपका फायदा होता है, ठीक है। तो थोड़ा उस पर आपको रिसर्च कर लेना है, ठीक है।